आज आपका परिवार आपके इस बिजनेस को लेकर के क्या सोचता है? सर आज पूरा परिवार मैं सच्ची बताऊं तो मेरे को ये बिल्कुल 360 डिग्री बिल्कुल चेंज हो चुका है माइंडसेट। आज सबसे ज्यादा अगर मेरी फैमिली में अगर मेरे पेरेंट्स की मैं बात करूं तो वो इवन जो मेरी सोसाइटी होती है, सोसाइटी में छोटी टॉक्स होती हैं बीच में, तो वहाँ वो बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि मतलब मेरा बेटा सक्सेसफुल है, अच्छा कर रहा है लाइफ में। तो वो जो पहले जो बीच में सबसे यंगेस्ट और टीम कमांडो के फास्टर शिक्षे और यंगर शिक्षे कह सकते हैं, जिन्होंने सक्सेस होकर के टीम कमांडो के प्लेटफॉर्म पर इस एनर्जी के थ्रू दिखाया है। तो आप सभी को पहले मैं चाहूँगा कि मोहित जी आप अपना परिचय दें। आप कैसे आए इस कैंगन बिजनेस में, आपको ऐसा क्या दिखा जिससे कि आपको कैंगन में अपना एक अच्छा उज्जवल भविष्य और इसमें पूरी जी जान लगा दी, और आपने मशीन भी कैसे बाय की, ये आप अगले 5 मिनट में हमें बताएंगे तो हम सब लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे भी स्टूडेंट आना बाकी हैं। मेरा नाम मोहित चौधरी है और मैं लगभग पिछले 3 वर्षों से कैंगन बिजनेस को मैं बिल्ड कर रहा हूँ। मैंने दिन रात ऐसे हम कह सकते हैं कि ना धूप देखी, ना बरसात देखी, ना सुबह देखी, ना शाम देखी, ना भूख देखी, ना प्यास देखी, अपना काम देखा। उसके साथ में पिछले 3 साल से हम काम कर रहे हैं। आज लगभग 200 से ज़्यादा परिवारों की मेरी फैमिली हो चुकी है। टीम कमांडो ऑलरेडी हम 2000 से ज़्यादा परिवारों का हम हो चुके हैं। टीम कमांडो का परिवार है। 10% भागीदारी कहीं ना कहीं मैंने भी उसके अंदर अपनी रखी है। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया हमारे सारे मेंटर्स के माध्यम से, जहाँ पर हमें प्रेम सर की हमें रेगुलर गाइडेंस मिली, अनूप सर ने हमें रेगुलर ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट दिया, सतपाल सर ने पूरा हमें विजन, एक मिशन, एक पूरी क्लियरिटी, हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस तक कहाँ तक हमें कैंगन दे सकता है उस चीज़ का हमें हमेशा साथ दिया। और इस सारी चीज़ों के गठबंधन से ही आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ तो उसी का फलस्वरूप है कि इतना हो पाया है। आज मेरी प्रेजेंट एज 25 रनिंग है। 22 में जब मैं रनिंग में था उस टाइम पर मुझे कैंगन बिजनेस के साथ में मुझे मौका मिला कैंगन को समझने का। और लिटरली मैं बताऊं वो टाइम पीरियड था जब एक दुनिया में ना रिसेशन चल रहा था। मैं अपने बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो मेरे फादर इंडियन आर्मी से हैं। फर्स्ट जनरेशन जॉब थी मेरे फादर के पास में। उससे पहले हम लोग एक बहुत ही पुअर हम कह सकते हैं कि एक किसान फैमिली से हम बिलोंग करते थे। मेरे दादाजी के 6 बेटे थे और उन 6 बेटों में मेरे पिताजी थे जिनकी सिर्फ सरकारी नौकरी लगी थी उस टाइम पर। तो हम लोग सब लोग पीछे से एक बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं से हम निकल कर आए हैं, तो उसको बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं। कहने के लिए लैंड बहुत था, जमीन काफी थी, पर लेकिन सुख साधन नहीं हुआ करते थे। तो जमीन होने के बावजूद भी आप उससे बहुत ज्यादा आज जितनी फल सब्जियां जो हम अनाज धान उगा सकते हैं अपने खेतों में, उस टाइम साधन ना होने की वजह से उतने नहीं उगते थे, तो बहुत ज्यादा इनकम नहीं हुआ करती थी। पर लेकिन परिवार बहुत बड़ा, उस गरीबी से पिताजी ने एक निर्णय लिया कि हमें अपने आप को निकालना है। उन्होंने हमें अपने स्तर पर जो अच्छी शिक्षा हो सकती थी वो देने की कोशिश करी। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास शिक्षा मुझे मिली कि मैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मैं पढ़ पाया, पर लेकिन अपने स्तर से एक ग्रामीण जो इलाका था मैं वहां से निकलकर शहर के स्कूल तक पहुंच कर पढ़ने वाले हम 2 भाई, पहले हम कह सकते हैं कि गांव में लड़के हुआ करते थे। 2005 में हमारे फादर साहब ने हमें शहर के तरफ हमें मोड़ लिया था, शहर की एजुकेशन हमें दिलाना स्टार्ट किया था। पर लेकिन फिर भी एक मन में हमेशा से खलिश थी। जब हम शहर पहुंचे तो हमने देखा कि एक ना डिस्क्रिमिनेशन होता है। जब हम गांव में थे तो गांव में सब लोग एक साथ रहते थे, वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। पर शहर में बहुत सारी सुख सुविधाएं जरूर मिली, पर लेकिन हर सुख सुविधा के ऊपर एक डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से था कि जिसके पास में पद है, प्रतिष्ठा है, उसको ज्यादा मिलेगा, जिसके पास में नहीं है उसको सुख सुविधाएं कम मिलेंगी। उनको एक 95% का रेशियो जो हम ESBI मॉडल में हमेशा पढ़ते हैं वो देखने के लिए ग्राउंड लेवल पर हकीकत में मिलता था। मैं एक छोटी सी बात के साथ में रिलेट करता हूँ। जब मैं आर्मी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, आर्मी में भी प्रेम सर ऑलरेडी तैनात हैं और काफी सारे लोग जहाँ पर हम बैठे हैं, काफी लोग सेना में रहे हैं और नो डाउट हमारे बच्चे भी सर के बच्चे भी आर्मी स्कूल से हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं हम सब लोग जो हैं।
दो कैटेगरी होती है आर्मी के अंदर, एक ऑफिसर्स कैटेगरी होती है और एक ORN JCO कैटेगरी हुआ करती है। ORN JCO कैटेगरी होती है जैसे लाइक पुलिस के अंदर कांस्टेबल हो गया या अलग अलग फील्ड में जो नीचे लेवल के जो लेवल्स होते हैं जहां से हमारी स्टार्टिंग होती है किसी भी जॉब के अंदर। तो जो कैटेगरी थी उस कैटेगरी के अंतर्गत हम क्लास में एक में पढ़ते थे, क्योंकि एक माहौल एक ही था, सेंट्रलाइज तो स्कूल एक ही है, यूनिवर्सिटी कॉलेज एक ही है पढ़ने का, पर लेकिन वहां पर जो पैम्परिंग हुआ करती थी, जो एडिशनल सुविधाएं मिलती थी, जिन लोगों की सबसे पहले बात सुनी जाती थी, तो जो ऑफिसर्स कैटेगरी के जो बच्चे हुआ करते थे जिनके फादर साहब ऑफिसर्स कैटेगरी में आते थे, उनको वो कहीं ना कहीं ज्यादा मिलता था, लिवरेज ज्यादा था उनके पास में रेदर देन JCO एंड ORS के माध्यम से। तो वो चीज हमेशा देखने के लिए मिलती थी और तो उसको जब देखते थे ना तो एक मन में आती थी कि बातें क्यों नहीं है, अपन को क्यों नहीं मिल रहा है सब। उस टाइम पर ये नहीं समझ में आता था कि फिफ्थ सिक्स्थ में थे, ये नहीं समझ में आता था कि ये ऑफिसर्स हैं या फिर हमारे फादर साहब जी हैं। हमें जो ग्राउंड लेवल पे समझ में आता था कि यार मुझे कम क्यों, किसी को ज्यादा है। धीरे धीरे जब आगे लाइफ बढ़ना स्टार्ट हुआ, 10th तक जब हम पहुंचे, तो समझ में आया कि ये सब चीज मायने रखती है इस चीज के ऊपर कि आपने अपनी लाइफ में अचीव क्या किया, आपने अपनी लाइफ में पाया क्या है, उसके हिसाब से आपको दुनिया आपको देती है। अगर आप ज्यादा हासिल कर सकते हैं तो आपको ज्यादा मिलेगा, और अगर आप नहीं हासिल कर पाएंगे तो आपको एक लिमिटेड सोर्स में आपको मिलेगा। अब जब ये चीज आने लगी तो साथ के साथ में एक कैरियर का भी सोचना था कि कैरियर हम किस फील्ड में हम अपना बनाएं। तो 3 रास्ते थे। गांव में पीछे गांव से निकला था, तो वहां हमारे यहाँ पर पैसा किसानी से कमाया जाता। तो एक रास्ता था मेरे पास में कि वापस जाके अपने जहाँ पर 18-20 बीघा जमीन है वहां पर जाके अपनी किसानी करें, पर लेकिन वो हमारे बस में उतना रहा नहीं। जो मेरे दादाजी ने मेहनत करी वो मेरे पिताजी नहीं कर सकते, जो पिताजी ने करा वो हम नहीं कर सकते। हमने जो कर सकते हैं वो हमारे आने वाली जनरेशन फिजिकली मेहनत नहीं कर सकती, तो वो अपने बस की बात थी नहीं। तो वो जो रास्ता था वो बिल्कुल कंप्लीटली बंद था, उसकी तरफ देख भी नहीं सकते थे। दूसरा था जॉब, कि एक वेल सेटल्ड जॉब हासिल की जाए। और जब आप एक गवर्नमेंट सोसाइटीज में होते हैं ना, तो लिटरली आप रिलेट कर पाएंगे, आपकी जो सराउंडिंग होती है चारों तरफ की, वो हर समय चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है कि गवर्नमेंट जॉब लगी तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब लगी तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। भले ही चाहे फिर आप रेलवे में ग्रुप डी में लग जाए, आप चपरासी लग जाओ किसी सरकारी महकमे के, आप लाइफ में सफलता हासिल कर लेंगे। इस तरीके की सोसाइटी हमें कैरियर ऑप्शन दिया करती। पर एक बात समझ में आई, अगर गवर्नमेंट जॉब में लिटरली में अगर सक्सेस मिल सकती है, मेरे पिताजी नो डाउट बहुत सम्मान उन्होंने कमाया है आर्मी के अंदर, लेकिन हम आज भी देखते हैं कि 24 साल इंडियन आर्मी में उन्होंने सेवा दी। 31 मार्च 2018 को उन्होंने रिटायरमेंट लिया। 24 साल सेवा देने के बावजूद भी हमें जब भी अपनी जरूरत की कुछ चीजें चाहे ये होती थी तो उसमें हमें कॉम्प्रोमाइज करना। तो अगर जॉब में सफलता है तो फिर तो वो 24 साल में मिल जानी चाहिए। अगर वो 24 साल में वो सफलता नहीं मिली तो क्या गारंटी है कि अगले 24 साल अगर मैं भी वही सेम पैटर्न पर अगर मैं काम करूं तो वो सफलता मिल सकती। तो जॉब का रास्ता भी वो 10th क्लास में जब था, मैं उस 10th क्लास में अपने लिए सोच लिया कि जॉब मेरे लिए नहीं है। जॉब से मैं अपनी लिमिट इनकम ले सकता हूँ जिससे अपने डेली के खर्चे में चला सकता हूँ, पर कुछ बड़ा करना है, कुछ अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अगर वो दायरा जो आपने जिया है, जिस जगह पर आपने डिस्क्रिमिनेशन को सहा है, अगर उससे बाहर निकालना है तो जॉब इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन फॉर मी और रेदर गवर्नमेंट जॉब। अगर आप ऑफिसर कैटेगरी में आते हैं वहां भी एक लिमिट है, आप जिस दायरे के आप ऑफिसर हैं वही दायरे में आपको सम्मान मिल सकता है, रेदर देन आपको सिविल में कोई भी नहीं पूछता। ये हकीकत है ग्राउंड लेवल पर। अगर आप फौज के कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, आप फौज में हैं, आपको बहुत प्रतिष्ठा मिलेगी, पर लेकिन आप सिविल में पहुंच जाएंगे, लोग आपसे पूछते हैं आपके पास में धन कितना। तो समझ में आया कि तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास में, बिजनेस करते हैं अपन। लोगों को हम देख रहे थे जहां हम लोग रहते थे, काफी सेठ बनिया लोग अपने ट्रेडिशनल धंधे करते थे, बिजनेस करते थे। तो कुछ वैकेंसीज हुआ करती थी हमारे स्कूल के अंदर, 5% कोटा हुआ करता था सिविलियंस। और मैं लिटरली मैं आपको बताऊंगा, मेरी जो सोच बनी है ना वो मेरे स्कूल से बनी है, इसलिए मैं बार बार मैं बात करता हूँ इस चीज की। 5% जो कोटा था, उस कोटा में, क्योंकि स्कूल एक बहुत रेपुटेटिव स्कूल था, तो वहां पर 5% कोटा में जो सिविलियंस का जो एडमिशन हुआ वो एक अच्छे क्लास के सिविलियंस का एडमिशन हुआ। तो हम देखते थे कि 10th क्लास में बच्चे फॉर्च्यूनर थे। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, ऑडी BMW से जो 5% जो सिविलियंस थे, वो 5% सिविलियंस ऑडी BMW फॉर्च्यूनर से स्कूल में आया करते। 10th क्लास के बच्चे, उनके लिए पर्टिकुलरली एक ड्राइवर अपॉइंट हुआ करता था जो बाहर उनके लिए पूरा 6 घंटा 8 घंटा वेट कर रहा है,
और लिटरली वो गाड़ियां हुआ करती थी सन 2014 में, जिनकी हम जब गूगल बहुत बढ़ रहा था तो हम साइबर कैफेज पे जाके अपनी वॉल पेपर लगाते थे लैपटॉप के अंदर कि ये मेरी ड्रीम कार होगी। वो 10th क्लास में बच्चे आ रहे हैं ट्रैवल को लेकर। जब उनसे पूछना स्टार्ट किया कि आपके फादर साहब क्या करते हैं, तो बोले कि बिजनेस करते हैं, सबके अपने अलग अलग बिजनेस थे। मैं कहा यार, अगर बिजनेस होने से अगर लाइफ में इतना स्टार्टअप इतना पाया जा सकता है तो अपने लिए बिजनेस करना है। जिस सोच 10वीं क्लास में बना ली थी, ये नहीं पता था मुझे मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, बस एक माइंड में एक सोच आ गई कि मेरे को आगे चल के लाइफ में बिजनेस करना। अपनी ग्रेजुएशन करी, अपने फादर 12th तक, और जब मैं ग्रेजुएशन पहुंचा तो अपनी सोच को मैंने अपने परिवार के साथ में रखा कि मेरे को अपने अब क्या करना है आपको कैरियर में। मैंने कहा मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो लिटरली जो फर्स्ट चीज थी जो मेरी फैमिली से मुझे सुनने के लिए मिली कि बिजनेस करना है, बिजनेस का कोई आइडिया भी है, बिजनेस का भी पता है आपको, आपके परिवार में आपके खानदान में किसी ने बिजनेस किया है जो तुम बिजनेस करो। बिजनेस के लिए धन चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, कौन देगा, कहाँ से आएगा। तो बहुत सारे, नो डाउट वो चीज बात भी लगी कि बात तो बिल्कुल सही है, बिजनेस तो बिना पैसे के बिजनेस नहीं लगता। क्योंकि जहां भी हम देख रहे हैं बड़े लोगों को जो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, अगर उनके पास में करोड़ों है तो उन्होंने पहले करोड़ों लगाए हैं, अपनी फैमिली पे तो नहीं है करोड़ों। अब इस चीज का हम ब्लेम थोड़ी हम फैमिली को दे सकते हैं। मेरे फादर साहब ने फिर भी जो अपनी पुरानी जनरेशन से तो अच्छा ही किया ही था, तो ब्लेम नहीं दे सकते, उन्होंने अपने लेवल पर अच्छा किया। तो बात समझ में आई कि ऐसा करते हैं बॉस, पहले स्टडी करते हैं, स्टडी करके कहीं धन कमाते हैं, सेटल होते हैं, कुछ अच्छी जॉब पकड़ते हैं, फिर दोबारा माइंड में वही कीड़ा काटा और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे जो माइंड में दोबारा से सोच के साथ में। मैं ब्रिलियंट था अपनी स्टडीज के अंदर सर। तो मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी शहीद भगत सिंह कॉलेज इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन बहुत लोग अप्लाई करते हैं, बहुत कम लोगों को वहाँ सीट्स मिल पाती है। नॉर्थ कैंपस में मेरा सिलेक्शन हुआ। अपने सेकंड ईयर की एज तक आते आते 2018 में मेरे को मेरे एक फ्रेंड के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से मुलाकात हुई सन 2018 के अंदर। और जब मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से मेरी मुलाकात हुई तो रैंडमली मुलाकात, मतलब ऐसे नहीं थी कि मेरे को इस फील्ड के बारे में कुछ पता था, कुछ भी नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग या सेल्स की फील्ड का एन भी नहीं पता है, एस भी नहीं पता है। मेरा एक यूट्यूब उस टाइम पर बहुत ग्रो हुआ करता था, तो यूट्यूब पर मैंने कुछ अपनी रील्स बनाना के स्टार्ट किया था, अपना चैनल बना के स्टार्ट किया था। आज भी है 3G क्रिएशंस के नाम से। तो 2016 में मैंने अपना चैनल बनाया था, तो लगभग 25,000 सब्सक्राइबर उस चैनल पर मेरे को आ गए। तो जब मेरे को वो चैनल पर आए तो कुछ वीडियोस मेरी वायरल हुई, तो 40 मिलियन के समथिंग व्यूज भी मेरे वहां पर पहुंचे थे। तो वो थोड़ा सा वायरलनेस की वजह से मेरे कुछ फ्रेंड्स बनना स्टार्ट हुए, उन्होंने मुझे स्टार्टअप देना स्टार्ट किया। अगर आपको इस फील्ड में अच्छा करना है तो आपके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप लखनऊ आ सकते हैं, तो आप आइए और हम आपको हेल्प करेंगे आपको आपकी फील्ड में ग्रो करने के लिए। अब मुझे लिटरली नहीं उस दिन पता था कि क्या है, पर एक चीज बता दी, अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहता है, अगर मेरे सपनों को पूरा पाने के लिए, उस टाइम पे वो मेरा विजन भी बन गया था, तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। 900 रुपए की टिकट ली, लखनऊ पहुंचा। मुझे नहीं पता था कि लखनऊ में क्या कैसे होगा, क्या होगा कैसे नहीं होगा। मैं वहां गया हूँ, 5 दिन की मुझे एक ट्रेनिंग दी जाती है, और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, ये मेरी एक फॉल्स प्रोस्पेक्टिंग थी नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे को जो इस चीज से मेरा लगाव था उस चीज के रिगार्डिंग मुझे प्रोस्पेक्टिंग की गई, पर लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पर पूरी की पूरी ट्रेनिंग चल रही थी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। और वो 5 दिन की ट्रेनिंग में मुझे 4 दिन तक लिटरली नहीं समझ में आया कि ये ट्रेनिंग किस चीज के रिगार्डिंग है। पर लेकिन वहाँ टोटली जो बातें थी वो बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि बात चल रही थी जॉब वर्सेस बिजनेस कि जॉब में हम कितना क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस में हम कितना क्रिएट कर सकते हैं। और वो मेरे अंदर कहीं तो था कीड़ा ना बिजनेस का, तो वो मेरे को कनेक्ट कर रहा था। तो मैं 4 दिन वहां रुक गया, कैसे भी मैंने सर्वाइव किया। 5th डे मुझे पता लगता है कि ये बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, जहाँ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर लेकिन इससे नेटवर्क बनाकर आप लोगों तक पहुंच के नेटवर्क बनाकर आप एक बड़ी सफलता आप हासिल कर सकते हैं। उस टाइम पर मुझे दो जो सबसे बड़ी चीजें थी, जो ग्राउंड लेवल पे स्ट्रेटजीज जिन्हें कहते हैं हम, कि जो सर्वेज होते हैं, तो सर्वे में समझ में आया कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी फील्ड में बनता है तो वो फील्ड इकलौती है, वो है सेल्स की फील्ड। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पैसा कहीं कोई फील्ड में अगर बनता है तो वो सेल्स की फील्ड है। सेल्स ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर मिलियंस एंड ट्रिलियंस, और जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड की, और इस सबसे बड़ी इंडस्ट्री में तो सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो, जो जैसे हम कहें कि गवर्नमेंट एक अपने आप में एक बॉडी है, गवर्नमेंट में जल विभाग भी होता है, अपना मिनिस्ट्री भी है, होम मिनिस्ट्री भी है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी है, इस तरीके से उसके पार्ट हो। तो सेम लाइक सेल्स जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोफेशन है, और सबसे बड़े प्रोफेशन में जो सबसे बड़ी जो ब्रांच थी वो थी डायरेक्ट सेलिंग ब्रांच।
ये सर्वे जब ऑन रिकॉर्ड इंटरनेट पे मुझे मिला तो दिमाग हिल के अलग हो गया कि एक ऐसा, आज तक हम सोचते थे कि बिजनेस मल्टी बहुत सारे करोड़ों रुपए लगा के, लाखों रुपए लगा के बिजनेस बड़ा बनता है, लेकिन बहुत, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा धंधा बन गया है जहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती, लोग सिर्फ नेटवर्क बनाकर एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। और जब समझा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इतना बड़ा ग्रो कर रहा है वर्ल्ड वाइड, तो उसका पोटेंशियल कितना है इंडिया में इसका पोटेंशियल क्या है सर, समझ में आया लिटरली उस दिन जो मेरे सामने आया कि अगर वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग सबसे बड़ा बिजनेस है, सेल्स का सबसे बड़ी ब्रांच है, और ये बिजनेस अगर होता है दुनिया में, ये नेटवर्क के थ्रू चलता है। और आज हम अपनी इंडिया की बात करें, इंडिया में हम सेकंड नंबर है पॉपुलेशन पर, हम चाइना के बाद में सेकंड नंबर पर है। आज 150 करोड़ लोग हम हो चुके हैं, और ये धंधा नेटवर्क पर चलता है, लोगों के माध्यम से चलता है, लोगों के द्वारा चलता है, लोगों के लिए चलता है। और आज हमारे पास में हर तरफ क्या है, लोग ही तो लोग हैं। किसी चौराहे, किसी जगह चले जाइए, किसी भी सरकारी मौसम में चले जाइए, लाइन ही खत्म नहीं होती। तो हमारा देश तो भरा ही पड़ा है लोगों से, प्रोफेशन ही चलता लोगों से है। तो बहुत इसमें पोटेंशियल तो बहुत है इंडिया में, तो जो बहुत ग्रो कर रहा होगा, मुझे लिटरली ये समझ में आया। पर लेकिन जब देखा ऑन रिकॉर्ड कि अगर दुनिया में अगर ये सबसे बड़ा प्रोफेशन है डायरेक्ट सेलिंग का, और अगर टॉप 10 कंट्रीज जहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग सबसे ज्यादा फल फूल रहा है, आप बिलीव करेंगे सर, इंडिया उस टॉप 10 में था ही नहीं। इंडिया उस टॉप 10 लिस्ट में आता ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में। तो इसका मतलब क्या है सर, अमेरिका, चाइना, रसिया, फ्रांस, जापान, ये सारे जो बड़े कंट्रीज हैं, जो जिनके पास में आज पावर है, वो सारे के सारे कंट्रीज टॉप 10 लिस्ट में आते हैं। इंडिया है ही नहीं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन लेकर हम बैठे। तो एक जेंट ह्यूज पोटेंशियल था इंडिया के अंदर एक पोटेंशियल है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में कमाल कर सकते हैं। हम सब लोगों ने वो कहानी सुनी है कि जब एक मैनेजर को भेजा गया, अब साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री में जहां पर लोग जूते नहीं पहनते थे, एक मालिक द्वारा, तो एक मैनेजर को भेजा जाता है कि आप वहां सर्वे कीजिए, वहां पता लगाइए कि हमारा धंधा कितना चल सकता है एक ऐसे देश में जहां लोग जूते नहीं पहनते। तो मैनेजर वहां जाता है, एक धंधा सर्वे करने जाता है, और वहां 5-10 दिन सर्वे करता है। वो लोगों को देखता है कि यार जहाँ तो कोई भी लोग जूते नहीं पहनते, वो भगा वापस आता है, बाकी बोलता है अपने मालिक से कुछ भी करना है, इस देश के अंदर फैक्ट्री मत डालना। उनका कहा कि उस देश के अंदर अपन फैक्ट्री डालेंगे, इस देश में फैक्ट्री मत डालना। बोला क्यों नहीं डालना? क्योंकि इस देश के अंदर कोई भी जूता ही नहीं पहनता, और जहाँ जूता नहीं पहनता वहां पर तुम जूता बेचोगे किस? बात सही है। अपने उस मैनेजर के अलावा उन्होंने दूसरे सर्वे के लिए किसी व्यक्ति को भेजा। उन्होंने बोला आप जाके दोबारा से सर्वे करके लेके आइए, क्या हमें वहां फैक्ट्री डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए। दूसरा मैनेजर जाता है सर्वे करने के लिए, वो जाकर के सर्वे करता देखता है कि लोग जूता पहनते नहीं है। 10 दिन सर्वे करने के बाद में प्रेम सर वो वापस भगकर आता है और अपने मालिक को आके बताता है कि मालिक साहब, जितना धन है आपके पास में, जितना ऑनर जी आपके पास में जितना पैसा है, जितना बड़ी आपके पास में सर्विस लाइनअप है, जितनी बड़ी आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, आप सबसे पहले उस देश के अंदर डालें। बोले भाई ऐसा क्यों? पिछले तो अभी मैनेजर होकर आया था, वो तो बोलता है कि भाई मत नहीं डालना, मत धंधा पिट जाएगा, सारी चीजें पिट जाएंगी। बोलता है मालिक साहब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां कोई जूता नहीं पहनता, और जहाँ कोई जूता नहीं पहन सकता वहां हमारी पहली मोनोपोली होगी सबको जूता पहनाने की। हम कितना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, वहां पर कोई जूता नहीं पहनता और अपन सबसे पहले घुसेंगे उस देश के अंदर। हम फर्स्ट मूवर होंगे और फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर एडवांटेज हम लेंगे और सबको जूता अपन पहनाएंगे। तो सेम सर नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेल्स जो बिजनेस सबसे बड़ी ब्रांच है सेल्स की, उसमें इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में नहीं आता। इंडिया में सबसे ज्यादा लोग हैं, तो जहां तो बहुत बड़ा धंधा बनने जा रहा है। जब ये विजन, ये क्लियरिटी समझ में आई और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट किया नो डाउट, और मेरे को वहां से एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छी ट्रेनिंग मुझे जरूर मिली। वो मेरे लिए स्कूलिंग थी नेटवर्क मार्केटिंग की, मैंने वहां से स्कूलिंग करी। और कहते हैं ना, स्कूलिंग की एजुकेशन आपको शुरुआती टाइम देती है, आपको नॉलेज देती है, सर्वाइवल देती है आपको, पर स्कूलिंग नॉलेज से आप जैसे लाइफ में प्रोफेशनल कुछ अचीव नहीं कर सकते। जैसे 12th की नॉलेज से आज के टाइम में कोई भी बड़े महकमे में हमें जाना है, कोई बड़ी प्रोफेशनल डिग्री लेनी है, तो 12th की एजुकेशन से तो नहीं हो सकता ना, उसके लिए तो आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। तो सेम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में अगर मेरा फ्यूचर बनना था, तो मेरे लिए वो जो इंडस्ट्री ने मुझे, जिस कंपनी में मुझे जो सीखने के लिए मिला था, जो सारी ट्रेनिंग मुझे मिली, वो मुझे लगा कि ये मेरे लिए स्कूलिंग है, जहाँ 4 P's समझ में आ गए थे जो डायरेक्ट सेल कंपनी के लिए होते हैं। पर लेकिन मैंने कहा कि जहाँ ट्रेनिंग अच्छी मिलती है, जहाँ अभी ट्रेनिंग ले लेते हैं बहुत अपनी एजुकेशन के साथ में, आगे जैसी एजुकेशन खत्म होगी, ग्रेजुएशन खत्म होगी, उसके बाद में राइट कंपनी का चॉइस करके अपन काम करना स्टार्ट कर देंगे। वो मेरे लिए 2018-2019 मेरे लिए ट्रेनिंग टाइम पीरियड रहा। 2020 में जैसे मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन मेरी खत्म होती है सर,
उसी टाइम पे मेरा एक था कि मैं कुछ करूं लाइफ में, कुछ चीजें करूं। और हम जानते हैं कि मार्च 2020 में कोविड आया। जब कोविड आया तो लिटरली सारे सारे बिजनेस धंधे बंद हो गए। इवन बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में भी क्रैश देखने के लिए मिला, डाउनफॉल देखने के लिए मिला। 2020 पूरा लग गया जिस सर्च करने में कि बिच कंपनीज बेटर, बिच कंपनीज बेटर, बिच कंपनीज बेटर, मुझे डायरेक्ट सेल करना है, मुझे डायरेक्ट सेल करना है। वो विजन क्लियर था। हालांकि मेरे प्रेशर में आके मैं अपने पेरेंट्स के माध्यम से मैं अपनी कुछ कंपनीज में रिज्यूमे भी भेज रहा था। और उन रिज्यूमे पे मुझे इतना उम्मीद थी कि जहां से मैंने एजुकेशन ली है, जितना मेरे को, मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है, अगर मैंने उस एजुकेशन को लिया है तो मुझे 20-25 लाख रुपए एलपीए का तो कम से कम आदमी मेरी कीमत लगाएगा ही ना मार्केट में, इतनी तो मेरी कीमत लगेगी। पर लेकिन वहां से जब मुझे रिप्लाई आते थे तो आते थे 3 लाख 4 लाख रुपए आपको मिलेंगे ईयरली। तो इतना बड़ा जॉब रिसेप्शन था। तो मैंने कहा ये तो अपने के लिए बहुत सही नहीं। और अपन दूसरी तरफ ढूंढ रहे थे कोई स्टेबल कंपनी। फरवरी 2021 में मेरी मुलाकात हुई कैंगन के साथ में। और जैसे ही सर कैंगन मेरे को देखने मिला, इमीडिएट बेस पे जो आपकी पुरानी एजुकेशन थी वो कनेक्ट कर गई, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा सर। और टोटली हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन, जब मेरे अनूप जी के माध्यम से मैंने डेमोन्स्ट्रेशन को जब मैंने देखा तो वो केमिस्ट्री सारी कनेक्ट कर गया एंटीऑक्सीडेंट, कनेक्ट कर गया एल्कलिनिटी, कनेक्ट कर गया माइक्रो क्लस्टरिंग, एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, ये अपन पढ़ते थे सर। ये अपन पढ़ते थे टाइटेनियम प्लेटिनियम कैसे कैटलिस्ट का काम करती हैं एक किसी भी रिएक्शन को बढ़ाने में। पर लेकिन उनका खुद का काम नहीं होता। मशीन का प्रोसीजर तुरंत समझ गए, इंस्टेंटली, पहले डेमो में समझ गए। पर लेकिन बात थी क्या लिटरली आज मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 3 लाख रुपए की मशीन में एंटीऑक्सीडेंट के लिए लूं या एल्कलिनिटी के लिए लूं। मन में काफी सारी भ्रांति थी इस चीज को लेकर कि एल्कलाइन तो मैं कैसे भी बना लूंगा, चूना डाल लूंगा, लाइम नींबू डाल लूंगा, जो सारी प्रैक्टिकल आते थे अपन को, ये कर लेंगे। पर वो बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं। पर माइंड में फर्स्ट टाइम यही आया कि ये तो अपन घर पे कर सकते हैं, इसके लिए 3 लाख रुपए क्यों खर्च करना। जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन देख रहा था, डेमो समझ में आ गया प्रोडक्ट का सर। आखिर जब रेट तक आया तो मेरे माइंड में अपने आप से बोल दिया कि देखो ये सारी चीजें होनी चाहिए घर के अंदर। और आपको आके किसी ने रोशनी डाल दी इस चीज के ऊपर, अभी तक मेरे घर में नहीं थी। पर इसको बस तू 3 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए, अपने लिए इसको मेथड ढूंढ कैसे सस्ते में कर सकता है। वहां तक अपन समझ में आए। पर जैसे ही फर्दर बात आगे बढ़ती है पौने घंटे के डेमोन्स्ट्रेशन के बाद में कि मोहित आपको जो बिजनेस जो आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, मेरे को नो डाउट प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। पर लेकिन मेरे से अगेन दोबारा से इस प्रोडक्ट के बारे में बात मत करना। बस मेरी कोई अभी ना औकात है ना मेरी हैसियत है मैं 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट अभी मैं ले लूं, क्योंकि मेरी आज तक अर्निंग नहीं करी मैंने। ठीक है, लाइफ में जो भी किया है अभी तक कुछ ना कुछ चीजें रही हैं उस तरीके से। पर लेकिन आगे फर्दर बोलते अगर आपके पास में पैसा नहीं है ना, जो मेरी सबसे कनेक्ट जो मेरे को लाइन करी, अगर आपके पास में अपनी फैमिली को देने के लिए अगर पैसा नहीं है, अपनी फैमिली को एक अच्छा गिफ्ट देने के लिए अगर तुम्हें 22 साल 23 साल की उम्र पर पैसा नहीं है, जहाँ 18-19 साल की उम्र पर लोग मल्टी बिलियनर लोग बन गए, छोटे छोटे बच्चे मल्टी बिलियनर बन जाते हैं आजकल। आप फोन पर सब देख सकते हो, देखो ना टिकटॉक पर लोग खेल खेल के मैं करोड़ों कमा गए। कितनी उम्र में? 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में। उस टाइम पे टिकटॉक बड़ा चलता था, 17-18 की एज तक लोग गेम्स खेल खेल के करोड़ों कमा। 22 साल की एज पे तो 3 लाख रुपए का गिफ्ट अपने घर को, परिवार को नहीं दे सकते हो। तो फिर आपको अगला पार्ट समझना बहुत जरूरी है, और वो है इसका वेल्थ पार्ट। और प्रेम सर, जिस दिन, उस दिन के मुझे आज भी याद है जब मेरे को बिजनेस प्लान हो रहा था, मेरी आंखों की जो कहते हैं ना रोशनी, वो चमक आती जा रही थी। जिस चीज की मुझे तलाश 2018 से थी कि राइट कंपनी, एक राइट कॉन्सेप्ट की, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर प्रोडक्ट इतना जबरदस्त हो कि जो रिस्क फ्री आपको मार्केट दे। क्योंकि आज कैंगन प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है सर जहां अगर हम किस प्रोडक्ट को किसी को अगर हम देते हैं तो कोई रिस्क नहीं है सामने वाले। आपने प्रोडक्ट दिया, उसको रिजल्ट आएंगे 100% गारंटीड आएगा। अब वो किस फॉर्म में आते हैं, कितने दिन में आते हैं, वो वेरी कर सकता है बॉडी टू बॉडी, और रिजल्ट आते हैं। मतलब देखिए आज हमने जितनी भी फैमिलीज में आज हमने मशीनें लगाई, आज भी सिंगल फैमिली में हमसे ये नहीं आता कि मुझे रिजल्ट नहीं आए। अगर पर्टिकुलर घर में 5 लोग हैं तो अगर एक को नहीं आया तो 4 को आए ही होंगे। तो प्रोडक्ट तो रिस्क फ्री है बिल्कुल। मतलब यार ये रिस्क फ्री प्रोडक्ट है। सबसे पहले 4 चीज देखनी होती किसी भी कॉन्सेप्ट को आपने चुनने से पहले। 4 चीज। सबसे पहला प्रोडक्ट 1 नंबर था। जहां मेरा टेक, मेरे 4 चीज जो मेरे को कॉन्सेप्ट के लिए चाहिए थी, उन 4 चीज में प्रोडक्ट का मेरा टिक हो गया कि प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त। जब मुझे समझ में आया, दूसरा मुझे पता लगा कि इस मार्केटिंग प्लान के माध्यम से मैं डेली पे आउट ले सकता हूँ, मंथली पे आउट ले सकता हूँ, क्वार्टरली पे आउट ले सकता हूँ। मतलब मेरे पास में एक सेल से 3 बार पे आउट लेने का चांस है।
कौन सी इंडस्ट्री है सर, कौन सा बिजनेस है, कौन सा धंधा है जहां आप एक बार बेचो पैसा 3 बार आए? मैंने कहा यार डेली भी पे आउट मिलेगा, मंथली भी मिलेगा, क्वार्टरली भी मिलेगा, साल में 52 बोनस भी मिलेंगे एक रैंक पर। मैंने कहा बॉस पे आउट के मामले में सेकंड नंबर मेरा प्रोडक्ट चेकआउट चेकलिस्ट हो गया, दूसरा मेरा पे आउट का चेकलिस्ट हो। थर्ड जब मैं आया प्लान पर, प्रोडक्ट सही था मेरे लिए, पे आउट का देने का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल मुझे सही लगा, और जेन्युइन 5% टीडीएस करके आता है, तो मतलब एक जेन्युइन तरीके से आपको पे आउट आता है। मतलब ये दोनों चीजें मैच कर गई मेरे को। थर्ड था कि प्लान क्या है। नो डाउट 2018 से जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ था कि लोग आज हमारे भारत में भी लगभग तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा लोग अलग अलग वेज में नेटवर्किंग के साथ में जुड़े हुए हैं। 2021 तक की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 2021 तक 12 करोड़ के समथिंग लोगों का डायरेक्टली कनेक्शन था डायरेक्ट सेलिंग के साथ में। पर लेकिन 12 करोड़ लोगों में अगर हम सफलता के अगर कुछ लोग देखते हैं तो हर इंडस्ट्री में कुछ गिने चुने लोग हुआ करते थे जिनके पास में एक्चुअल मायने में सफलता थी, बाद बाकी तो सिर्फ भीड़ हुआ करती। और उस भीड़ का फेल होने का असली कारण हुआ करता था टिपिकल प्लान इतने टिपिकल हुआ करते थे, जहां पर जैसे अगर मैं बात करूं कि कई बार तो लोगों को 1-1, 2-2 साल लग जाती थी प्लान को समझने के लिए। पहले प्रोडक्ट में से पीवी निकालो, फिर बीबी कन्वर्ट करो, बीबी का इतना % निकालो, फिर वो लाइन की मैचिंग करो, फिर उसको उससे मिलाओ, इसकी बढ़ंत करो, उसकी बढ़ंत करो। आदमी खुद कंफ्यूज हो रहता था 2 साल तक। जिस आदमी को खुद को 2 साल में प्लान नहीं समझ में आया, वो अपनी टीम को कितनी जल्दी प्लान समझा सकता है, और नेटवर्किंग टीम के भरोसे चलती। जब कैंगन का प्लान मेरे को देखने के लिए मिला कि सर बॉस, जहां अगर आपका प्रोडक्ट आपको कोई पीवी बीबी में नहीं कन्वर्ट करना है, आपको एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसने आपको डायरेक्टली बोला हुआ है कि भैया हमारा इतना प्रोडक्ट है, इतना मार्जिन है, इतने पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आपकी रैंक्स है, इसमें कोई लाइन का चक्कर नहीं है, कोई मैटर नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट आपका बिकेगा, आपका माल बिकेगा, आपका माल आगे लोगों तक पहुंचेगा, तो आपको उसका इंसेंटिव कमीशन आएंगे ही आएंगे। इसके लिए आपको कोई मैचिंग नहीं करनी है, कोई आपको पेयरिंग नहीं करनी है, कोई आपके पास में टाइम लिमिट नहीं है, कोई आप किसी जहां किसी भी तरीके का वो नहीं है कि क्वालिफिकेशन आपको रिक्वालिफाई करना है, या आपको टारगेट है कि आपको मंथली बेसिस में आपने इस मंथ में जो भी काम किया तो अगले मंथ के लिए आपको दोबारा से नया काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर मैंने इस महीने 2 सेल करी है तो वो मेरी काउंट हो गई, अगले महीने के लिए कैलकुलेटिव प्लान है। मतलब आपके पीछे का सेल्स आपके अगले मंथ में एड ऑन होता है, आपके अगले महीने का काम आपके अगले महीने में एड ऑन होता है। आपने 5 महीने काम किया, आप 4 महीने के लिए अगर कहीं किसी कारणवश अगर इस प्लान के साथ में कनेक्ट नहीं रह पाते और 9-10 महीने बाद आप दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए आपका बिजनेस वहीं से मिलेगा जहां आपने पहले 5 महीने काम करके उसको स्टार्ट किया। इवन कह सकते हैं बढ़ा हुआ मिलेगा, घटा हुआ नहीं मिल सकता। मैं चला गया पर लेकिन 5 महीने में जो मैंने काम किया वो तो बढ़ेगा ही ना। तो मतलब प्रोडक्ट बहुत एक नंबर है, पे आउट एक नंबर का मिलता है, मंथली, क्वार्टरली, डेली बेसिस पे मिलता है, प्लान बहुत जबरदस्त है। ये 3 चीजें मेरी मैच कर गई। एंड 4th इज पीपल एंड फिलॉसफी। ये तीनों चीजें तब मैटर करती हैं आप किस व्यक्ति के साथ में आप कनेक्ट कर। जहां वो व्यक्ति मेरे लिए प्रेम सर और अनूप जी थे, नो डाउट सर, ये पहली बाइट में ही समझ में आ गया था कि पैशनेट आप भी हैं इस धंधे को लेकर, सीरियस आप भी हैं इस धंधे को लेकर, एक महत्वाकांक्षी जो आकांक्षा होती है वो आपके अंदर भी था, एक बड़ा विजन आपके अंदर भी था, अनूप सर के अंदर भी था, सेम वो मेरे अंदर। तो वो तुरंत इंस्टेंट में, वो 5 मिनट नहीं लगी उस चीज को कनेक्ट करने में, वो तुरंत कनेक्ट हो गया। कई बार हम बोलते ना सर कि सेल्स क्या है, मैं 1 मिनट लूंगा इस चीज के ऊपर। कई बार होता है ना, हमें बेचना है, हमें हम प्रोडक्ट बेचते हैं, नो डाउट। देखो पहले तो हमें सेलिंग ही करनी पड़ती है सर, लीडरशिप में आने से पहले हमें सेलिंग करनी पड़ती है। 1A 2A लेवल पे जब हम होते हैं तो हमें सेलिंग ही करनी पड़ती है एक्चुअल मायने में। पर कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि सेलिंग क्या है। सेलिंग कोई ये चीज नहीं कि कोई प्रोडक्ट हमने बेच दिया या किसी को चिपका दिया है। सेलिंग असल मायने में ये है कि एक इंसान, एक चाहे वो क्रेता हो, विक्रेता हो, या फिर कोई भी दुनिया के 2 लोग हों, 2 लोगों के बीच में अगर बातचीत हो रही है, अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई वस्तु है, कोई सामान है, या फिर इवन कोई विचार है, अगर 2 लोग उनके बीच में उत्साह पैदा हो रहा है ना, जहां पर एक्साइटमेंट पैदा हो रहा है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट को लेकर एक्साइटमेंट पैदा हो रहा हो, चाहे वो किसी विचार को लेकर एक्साइटमेंट पैदा हो रहा हो, चाहे वो किसी सर्विस को लेकर एक्साइटमेंट पैदा हो रहा हो, तो जहां भी 2 लोगों के बीच में एक्साइटमेंट पैदा होगा ना किसी भी चीज का सर, वही एक्चुअल मायने में सेल हो, वही तो असल मायने में चीजें हैं।
आप अगर दो लोग बैठे हैं और दो लोगों के बीच में एक्साइटमेंट आ गया एक प्लान को देखकर कि इसमें एक विजन नजर आ गया, दो लोगों को एक्साइटमेंट उनके अंदर से जग गया, तो सर टीम का निर्माण वहीं से होना स्टार्ट हो, टीम का स्टार्टिंग वहीं से होगी। तो वो 5 मिनट के अंदर ही जब मैं बैठा तो हो गया। तो चारों चीज समझ में आ गई, पर लास्ट वही थी कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए। नो डाउट पैसा नहीं था सर, बहुत चीजें रही हैं, वो एक अलग स्टोरी है कि पैसा कैसे अरेंज किया, हर इंसान की अपनी अपनी वो है। पर लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है कि आपको अरेंज करना है, आपको ये धंधा स्टार्ट करना है, तो पैसा कहीं से भी लिखेंगे। मैंने भी अपने दोस्तों से मांगा, उधार मांगा, इधर से मांगा, उधर से मांगा, फैमिली से मांगा, फैमिली ने मना कर दिया। काफी मुसीबत थी, पर लेकिन वो एक अलग विषय है, क्योंकि हर किसी की अपनी अलग चैलेंजेस हैं, अलग चीजें हैं, अलग बातें हैं। तो बस अगर आपका विजन क्लियर है कि आपको स्टार्ट करना, तो स्टार्ट कर सकते हैं आप। इंस्टेंट बेसिस पर फरवरी 2021 में इसको स्टार्ट कर दिया था। नो डाउट फिर दोबारा से कोविड आया, सेकेंड वेव काफी खतरनाक रही। और देखो कहते ना, किसी भी चीज को लेकर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप जिंदा हैं तो आप कुछ करेंगे ना। उस टाइम डर का माहौल इतना बड़ा था, चीजें इतनी बड़ी थी, तो वो 5-7 महीने बीच में वो गैप रहा, वो कारण कोविड था। वो आज अगर होता तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि आज वो कारण ही नहीं है, उस टाइम तो ऑलरेडी कोविड था। अगेन जून जुलाई के बाद में जैसे ही वो हुआ, कोविड ठंडा हुआ, अगस्त सितंबर से इसको स्टार्ट किया। ताज विमानता होटल में मुझे पहली बार एक्सपोजर मिला, जहां पर मैं समीर पोद्दार जी, इंडिया की जो टॉप नंबर 1 आईडी हैं, जब उनका मैंने विजन और मिशन सुना इस बिजनेस को लेकर, कैंगन को लेकर, तो और क्लियरिटी आ गई। वो 5 महीने बीच में जो रफनेस रही थी वो और शार्प हो गई। और सर इसको स्टार्ट किया, आज 3 साल हो चुके हैं सर। मेरी टीम के अंदर इस महीने 2 सिक्से निकलने वाले हैं सर, ऑलरेडी इन जूम पर हैं अब। और मेरी 2 आईडियां हैं, एक आईडी मेरी 5A है, मैं एक आईडी पर 6A हूँ। मार्च 2024 तक का जो मेरा मिशन है वो अपने आप को एक -2 लेवल तक पहुंचाना है। और ये बड़ी बात नहीं है सर, बड़ी बात यह है कि 2025 के अंदर हम अपनी टीम को के अंदर 500 से 1000 नए लोग हमारे साथ में, हमारी टीम के साथ में कनेक्ट होने वाले हैं। और उन 500-1000 लोगों के साथ साथ में 15 से 16 लोग शिक्षे जाने वाले हैं 2025 के अंदर। 2028 तक का अपना मिशन है सर, डैशबोर्ड यहाँ से निकालें। और साथ में टीम के अंदर कम से कम सर 20 से 62 अपने पास में 2027-28 तक अपने पास में होंगे। और उसके साथ में 2030 तक लगभग 30,000 से ज्यादा परिवारों तक, 30 से 40,000 परिवारों तक अपन पहुंचे। इस मिशन के साथ में सर काम कर रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर, की ये छोटी सी एक स्टोरी थी मेरी तरफ से, एक जो जर्नी है मेरी कैंगन की। जी बिल्कुल मोहित जी, बहुत आनंद आया और बहुत सारी चीज़ें आज मुझे भी सीखने को मिली। और सबसे बड़ी चीज़ तो माइंडसेट, जो आपका माइंडसेट था, और वो माइंडसेट आपके एजुकेशन टाइम में ही था, और उसके बाद जब आपको रिकनेक्ट हुआ तो इमीडिएटली वो चीज़ें याद आ गई। मेरे आपसे 1-2 सवाल हैं, थोड़ा सा टाइम का भी बाध्यता है तो उसको लेकर के आगे चलेंगे। कुछ लोगों के साथियों के भी सवाल होंगे तो वो भी करेंगे। सबसे पहले कि मोहित जी, आज आप सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ और इस बिजनेस को लेकर के? सर सच्ची बताऊं तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऐसा क्या कमी लग रही है आपको कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो? सर मुझे लगता है कि अगर हम सेटिस्फाइड हो गए ना, तो हम अपनी क्षमताओं को भूल जाएंगे। ओके, तो यानी कि आप अभी ऐसा लगता है कि मुझे अभी अपनी क्षमताएं और बढ़ानी है, तो मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लेकिन बिजनेस की जो संभावना है उनको लेकर के आप कितने एक्साइटेड हो? और सर मैं कैंगन और बिजनेस के साथ में मैं बात करता हूँ, ये मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैं एक राइट प्लेटफॉर्म पर हूँ। मैं बार बार इस बात को मैं कह रहा हूँ, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का। देखो अगर हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ में होते ना सर, हम अगर हमारे अंदर कितनी भी स्किल्स होती, कितनी भी इच्छाएं होती, हम चाह के भी नहीं बढ़ा सकते। हमें एक दायरे के अंदर काम करना पड़ता है। आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहाँ डेली नए एक्सपीरियंसेस हम गेट करते हैं, नए एक्सपेरिमेंट डेली लाइफ में करते हैं, जहाँ हम अपनी क्षमताओं को, अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। नो डाउट सर, ये मेरे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से सेल्फ अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, साथ में बदलाव लाकर लेकर आ सकते हूँ मैं दुनिया के अंदर। तो उस लेवल वाइज मैं बहुत सेटिस्फाइड। आपका परिवार आज आपसे कितना संतुष्ट है? और आज आपके जीवन को लेकर के, आज आपके पिछले 3 साल के करियर को लेकर के, जैसे आपने बताया पिताजी भी अगेंस्ट थे, भाई भी अगेंस्ट था, आर्मी में आपके बड़े भैया हैं, तो आज आपका परिवार आपके इस बिजनेस को लेकर के क्या सोचता है? सर आज पूरा परिवार, मैं सच्ची बताऊं तो मेरे को ये बिल्कुल 360 डिग्री बिल्कुल चेंज हो चुका है माइंडसेट। आज सबसे ज्यादा अगर मेरी फैमिली में, अगर मेरे पेरेंट्स की मैं बात करूं, तो वो इवन जो मेरी सोसाइटी होती है, सोसाइटी में
छोटी टॉक्स होती हैं बीच में, तो वहाँ वो बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि मतलब मेरा बेटा सक्सेसफुल है, अच्छा कर रहा है लाइफ में। तो वो जो पहले जो चीजें थी कि पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता, वो आज उस चीज में अच्छे गुड्स वर्ड्स में बदल गए हैं सर। फैमिली के साथ में सर बहुत अच्छे रिलेशन मतलब और मजबूत हुए हैं जब से इस बिजनेस के साथ में आए हैं। क्रूज पर मुझे अपने फादर साहब के साथ में जानने का मौका मिला इस बिजनेस के माध्यम से। तो जब हम क्रूज पे गए 5 दिन, जब एक कहते ना कि आप एक ऐसी दुनिया जहाँ जमीन ही नहीं है, आप पानी के भीतर आप अपने, तो कहते हैं और जहाँ इंटरनेट नहीं है, वो सारी सुविधाएं हटा दी, अब आप है, आपकी फैमिली है, तो वो जो कनेक्शन करने का जो टाइम मिला, उसके बाद तो और चीजें बहुत गहरी हुई हैं, संबंध और भी गहरे हुए हैं सर, जो कहीं ना कहीं बीच में कट रहे थे थोड़े। तो ये मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि इस बिजनेस में सर एक फैमिली रीयूनाइटेड हो जाए। वही जी, एक और चीज, आज आपका ये 3 साल का फाइनेंशियली करियर क्या रहा है? मतलब टोटल यदि मैं अचीवमेंट की बात करूं, सिर्फ प्लेटफॉर्म पे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि हमें शिक्षे बनना है, शिक्षे से आगे क्यों जाना है। यदि टोटल अचीवमेंट की बात करूं तो क्या आपका ईयरली क्या एवरेज इनकम जा रही है आज? सर मेरा मैं कल देख रहा था पीछे, मेरा जो जब मैं ITR अपने फिल कर रहा था तो मेरी अलग अलग जो है, तो जैसे मैंने नवंबर 2021 से स्टार्ट किया था, राइट, तो नवंबर 2021 सितंबर 2021 से स्टार्ट किया था, तो वो मेरे पास में 6 महीने तो इसी साल के लिए। तो मेरा फर्स्ट साल का जो ITR था वो 6.5 लाख रुपए का था, जो मेरा जब मैंने फिल किया अपने मई 2022 के अंदर। 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का जो मेरा टोटल ITR था वो 13.5 लाख रुपए का था। 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का जो मेरा टोटल ITR गया वो 21 लाख रुपए का था। और अभी मैं प्रेजेंट में बात करूं तो अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, और मैं 6 महीने में पीछे अपना देख रहा था, आप E-फाइलिंग वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, 6 महीने का टोटल 21 लाख हो चुका। यानी कि मैं ऐसा मान सकता हूं कि एवरेज आपने लगभग नियर अबाउट आप 1 CR के समथिंग आप टच कर चुके हैं पिछले 3 साल में। 7 CR लिटरली उतना नहीं है, पर लेकिन 85। चलिए, ये मुझे लगता है मार्च तक ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू। एक लास्ट बस आपसे पूछना चाहूँगा, शादी कब कर रहे हो? 2027 सर, डेट तो शादी वालों को क्या दिखाते हो आप? मेरा ITR दिखाते हो या क्या दिखाते हो आप शादी वालों को जैसे आते हैं देखने के लिए? मैं 1 मिनट लूंगा इसके पीछे। देखो क्या होता है ना कि जब आप घर में होते हैं लोग, तो कई बार लोग आ जाते हैं, मेरे को पता नहीं होता, मैं तो ऑफिस में होता हूँ, पिताजी के पीछे से घर में कोई आ जाता है। देखो सब लोग कनेक्ट करते हैं, ऐसा ही होता है हर घर में। तो पीछे फोन करते हैं, कहाँ है तू? मैं कहा मैं यहाँ हूँ। बोलते ठीक है जल्दी घर पर आ। ठीक है, मैं कहा क्या हुआ? बोले तो घर पर आ। तो 1-2 बार ऐसा हुआ है तो मैं घर पर आता हूँ, तो लिटरली मतलब वहाँ पहले से महफिल जमी हुई है, वो चाय पानी नाश्ता सब चल रहा है, एक बढ़िया कार्यक्रम जमा हुआ। मैं कहा कौन है? मतलब तेरे को देखने आए हुए हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं कहा चलो ठीक है, कोई घर में आया तो अतिथि देवो भव, सम्मान है, सभी चीजें हैं। अब देखो जिस काम से आए उस काम के लिए बैठना तो पड़ेगा। तो लोग पूछते हैं भाई आप क्या करते हैं? मैंने कहा भाई मेरा अपना बिजनेस है। बोलते अपना बिजनेस है? मैंने क्या है? जब मैं उनको बात करता हूँ फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करता हूँ, जैपनीज एमएनसी के साथ में फ्री इंटरप्राइजेस काम होता है। सच्ची बताऊँ तो सर कई बार तो लोग समझ नहीं पाते जो होता क्या है, ठीक है, क्योंकि लोगों के लिए प्रोफेशन ही नहीं होता। हम इंडिया में, जहाँ मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, बहुत छोटी सी बात है। देखो अजहर महमूद का नाम सबने सुना होगा, अजहर मकसूद वो आतंकवादी है जिसको इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने आतंकवादी घोषित किया हुआ, अजहर मकसूद ने। वो अमेरिका के लिए खतरा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा है, इंडिया में तो कई बार बमबारी कर चुका है, ठीक है। तो उसको इंटरनेशनल लेवल पर आतंकवादी घोषित किया हुआ है, और आज तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि सारे देश उसके खिलाफ है, अमेरिका खिलाफ है, फ्रांस खिलाफ है, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका सब खिलाफ है। तो साला एक देश है जो उसका साथ है, वो है चाइना। पूरा वर्ल्ड एक खिलाफ हो गया है, एक बंदे को इंटरनेशनल घोषित कर चुका है टेररिस्ट, और एक देश उसके साथ में हो गया है। तो आज तक वो पकड़ा ही नहीं, उसको गिरफ्तार ही नहीं किया जा पा रहा। वो कहीं भी बैठा उसको गिरफ्तार नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसको चाइना ने बोला है कि ये आतंकवादी नहीं। कारण क्या? चाइना आतंकवादी क्यों बोलता है? मतलब चाइना आतंकवादी नहीं बोल रहा तो उससे दूसरे देश क्यों घबराते हैं? क्योंकि चाइना की सर 160 करोड़ की आबादी है, और आप बिलीव करेंगे सर वो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल वाले जैसे जो लोग होते हैं, वो छोटी छोटी आंखों के और छोटी छोटी हाइट के। भाई साहब 160 करोड़ लोग हैं, उन 160 करोड़ लोगों में से 130 करोड़ लोग साला माल बेच,
कुछ भी बेच रहे हो, पर दिन रात बेचते हैं, दिन रात बेचते हैं। और उनको पता है कि बेचने से हमने इतनी बड़ी सिक्योरिटी, इतने वर्ल्ड लेवल पर हमने, जो चाइना है ना इतना सुपर पावर है, वो बेचने की वजह से। मैं हालांकि इसी चीज के लिए मैं फरवरी जा भी रहा हूँ चाइना विजिट के लिए, वहाँ एक्सपोजर लेने के लिए। मेरा हांगकांग, चाइना, मकाओ में जा रहा हूँ फरवरी में। और हमारे जब हम इंडिया में आ जाते हैं, हम 150 करोड़ लोग हैं, इन 150 करोड़ लोगों में से 130 करोड़ लोग साला बेचने को बुरा मानते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट आपने कहा है कि हमको सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर शर्म, हया, बेइज्जती, दिल टूट जाना, पता नहीं क्या क्या चीज होती है बेचने, जबकि हर आदमी बेचने में लगा पड़ा है, हर आदमी बिकने में लगा पड़ा है। ये मेरा भी कई बार एक स्लोगन रहता है। हर आदमी बेच रहा है, एक बड़ी फैमिली है जहाँ ससुर भी नवरत्न बेच रहा है, बेटा आइडिया बेच रहा है, उसकी बहू लक्ष्य बेच रही है, दिन रात बेच रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अपना प्रोफेशन उनका अलग है, अभिनेता है वो, अपना प्रोफेशन अलग है, उसके साथ साथ में बेचने हैं। और लोगों को समझ में नहीं आ रहा बेचने को, धंधे को तो ऐसे समझते क्या, जब हम बताते हैं फ्री एंटरप्राइजेस इस तरीके से हमारा चीजें होती है, तो बोलते भैया वो समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे एजुकेशन में ही नहीं आता, हमारे ब्लड में, हमारे डीएनए में ही नहीं घुस पा रहा है ये वाली बात पर। लेकिन जिस दिन घुस जाए तो इंडिया बहुत सशक्त बन जाएगा। तो होता है उस तरीके से। लोग फिर बोलते हैं भैया आप चलो सब चीज तो ठीक है, पर कमाते कितने हो? वो मतलब कह रहे हैं ये सब चीज तो ठीक है, पर इसके अलावा क्या करते हो? मतलब कई बार लोग लिटरली ये बोलते हैं कि भाई ये तो चलो ठीक है, तुम करते होगे, बेचते हो, मैं जो कहता हूँ तो तुम करते क्या काम? अब मैं उनको यही समझाने में लग रहा था, भाई मैं यही काम करता हूँ। बोलते थे यही काम करते तो तुम्हें 20 मिनट तो ये समझने लगे कि यही मेरा काम है, तो कमाते कितने हो? तो अब कोई हमारे मंथली तो फिक्स नहीं है सर, वहाँ आइडिया दिखाने पड़ते हो। लिटरली 2-3 बार मैंने आइडिया दिखाए तो आदमी लेके भाग गए, बोले भैया कि जहाँ अपनी बात नहीं गलेगी, जितना अपन सोच के आए थे जो थोड़ा ज्यादा है तो वो लिटरली थोड़ी देर बाद फोन भी नहीं करते। चलिए लेकिन कर लीजिए अभी, ठीक है। सब लोग तैयार हैं, टीम कमांडो पूरी तरह से शादी के लिए। चलिए, तो बहुत अच्छा आपके साथ डिस्कशन रहा।